तो प्यारे बच्चों, लेकर आ गए हैं हम एक समाज शास्त्र की डेमो कॉपी एंड समाज शास्त्र का एक डेमो पेपर। जी हां, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं। बड़ी मेहनत लगती है ऐसी डेमो कॉपीज लाने में, और एक बच्चे से कॉपी लिखाई जाती है और फिर देखा जाता है कि क्या कमियां रह गई हैं, क्या कुछ अच्छाइयां हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। तो आइए आज इस कॉपी की हम लाइव चेकिंग करते हैं और आपको इसके गुण और दोष बताते हैं। सबसे पहले जब आपको कॉपी मिलेगी तो आपको क्या करना है, आपको रोल नंबर भर लेना है अंकों में और शब्दों में। फिर जो इन्विजिलेटर होंगे, यानी कि जिनको आप बोलते हो कक्ष निरीक्षक, वो इसको चेक करेंगे। जैसे मैं चेक कर रहा हूं, ये ऊपर का अंकों में और नीचे शब्दों में आपका देखेंगे कि सही है कि नहीं है। सही है। फिर आपकी विषय केवल प्रश्न पत्र है, और संकेतांक क्या होता है, संकेतांक जो ये वाला पड़ा है, ये वाला संकेतांक होता है। यही मत डालना, क्योंकि ये तो मैंने कहा ना एक डेमो पेपर है, कि ऐसे ही पेपर आपका अगर देखने को मिलेगा तो आपको ऐसा ही करना, तो यहां पर डाल लेना है। फिर परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि और पाली देखो यहां पर नहीं डाली गई है, पाली द्वितीय है तो द्वितीय डालिए, प्रथम है तो प्रथम डालिए। फिर यहां पर केंद्र का नाम और यहां कक्ष संख्या और ये परीक्षक का पूरा नाम भैया वो अपने आप भरेंगे जिनका है, यानी कि जो कक्ष निरीक्षक हैं वो भरेंगे, ये आपको नहीं भरना है। यानी यहां पर लिखा है ना कक्ष निरीक्षक भरें, तो ये आपको नहीं भरना होगा। ठीक है, कक्ष निरीक्षक स्वयं यहां पर अपना दिनांक वगैरह डालेंगे। अब बात करते हैं, यहां पर पेपर पे आपको नाम और रोल नंबर डालना है। देखो इन्होंने एक बड़ी गलती कर दी कि नाम की जगह रोल नंबर की जगह नाम कर दिया। हालांकि इससे कोई विशेष दिक्कत नहीं है, बट जो जहां पर होना चाहिए वो वहां पर ही ठीक रहता है ना, उचित जगह पे उचित चीजें हैं। तो ये गलती आप कतई मत करिएगा। तो समाजशास्त्र की इससे पहले भी कॉपी हमने बताया, पर ये पूर्ण रूप से लिखी हुई एक पूरे पेपर को हल किया गया है। यहां पर सबसे पहले आपको पेपर के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। अब जैसे यहां पर लिखा है कि 1 से 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जब 1 से 10 बहुविकल्पीय हैं तो इनके उत्तर आपको कैसे देना है ये समझिए। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्नों में लिखा है ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है, अब आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। जैसे यहां पर इन्होंने डाला प्रश्नोत्तर संख्या 1, बट यहां पर तरीका बिल्कुल गलत कर दिया है इन्होंने। कैसे डालना है मैं आपको बता ही देता हूं, प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके। ठीक है, तो कैसे डालना है थोड़ा सा ढंग से समझिए। एक ब्लैक पेन लेना है और यहां पर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, जब 1 है तो ऐसे डालना है और एक स्केल लेनी है, यहां पर भैया अंडरलाइन कर देना है ऐसे आराम से, और बस हो गया। और इसी के नीचे जैसे ऑप्शन नंबर सी सही है तो यहां पर ऑप्शन नंबर यहां पर सी ऐसे करके और फिर लिख देना है। तो तरीका ये गलत है, बट यहां पर ठीक है। और यहां पर इधर एक आपको हाशिया खींचना है स्केल भर का, एक हाशिया खींच लेना है। एक आपको बड़ी स्केल और एक छोटी स्केल ले जाना है। छोटी स्केल मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि छोटी स्केल हेडिंग्स के नीचे अंडरलाइन करने में बड़ा अच्छे से सरल महसूस होती है ना, सरलता उसमें होती है। तो यहां पर चलो भाई ग्रामीण समुदाय की विशेषता कृषि आधारित समाज है, तो चलो इन्होंने लिखा, हालांकि ये सही है। अब 1 अंक का है तो 1 अंक दे देंगे, लेकिन जो तरीका सही है वो ये है, बीचों बीच में आपको लिखना है ना। तो यहां पर है कृषि आधारित समाज। ठीक है, 2, अब ये 2 यहां पर होना चाहिए, इसी के सामने होना चाहिए ना, नीचे क्या औचित्य है, तो ये तरीका ऐसे करना है आपको। प्रश्नोत्तर संख्या तो सही से डाला है, बट यहां पर जो अंक नंबरिंग की है ये नंबरिंग गड़बड़ है, नीचे लटकाया हुआ है, ये लटकाने से कोई मतलब नहीं है। फिर भाई देखिए अगला सवाल है कि ग्राम्य नगरीय शहर की अवधारणा क्या है, तो केवल ग्राम्यता, केवल नगरीयता, ग्राम्यता और नगरीयता का संयोजन। तो भाई यहां पर ग्राम्यता नगरीयता का संयोजन, तो यहां पर भी 1 अंक मिल गया। फिर अगला सवाल क्या है, जल्दी जल्दी मैं चेक कर देता हूं। प्रजाति एक प्राणिशास्त्रीय अवधारणा है, ये वो समूह है जो कि शारीरिक विशेषताओं का विशिष्ट योग धारण करता है। ये कथन किसका है, हॉबल का, क्रोबर का, रेमंड फ्रीद का, बेनेडिक्ट का। तो यहां पर ये हॉबल का कथन है, तो यहां बिल्कुल 1 अंक यहां पर भी मिल गया। चौथा क्या लिखा है, चौथा बाजार के आवश्यक तत्व कौन है, तो ये सभी हैं, तो बाजार के ये सभी हैं, तो यहां पर लिख दिया गया। फिर 5वां सवाल है कि अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या क्या है, अशिक्षा, बेरोजगारी, निर्धनता, ये सभी हैं, तो यहां पर भी ये सभी कर दिया और यहां पर लिख दिया। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। इसीलिए मैं कॉपी की आपको लाइव चेकिंग दिखा रहा हूं कि हाँ ऐसे ही चेकिंग आपकी बोर्ड एग्जाम में भी होती है, ऐसा नहीं है।
थोड़ा सा बस ये है, वहां पर तरीका हल्का सा चेंज होता है नंबरिंग करने का, अंक देने का। यहाँ पर कॉलम जो बने हुए हैं, यहाँ पर अंक नंबरिंग होती है, यानी आपके अंक दिए जाते हैं, और यहाँ पर ऐसे चेक होता है। लेकिन चेकिंग का बिल्कुल यही सब तरीका है, समझिए। और यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल आता है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? प्रश्नोत्तर संख्या 6 तो दुर्खीम ने किया, तो यहां पर 1 अंक यहां दे दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 7 और यहां 7 है कि निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक पर्यावरण का तत्व है? तो यहां पर भौगोलिक पर्यावरण में वर्षा आती है, ठीक है, तो ये वर्षा आप लगा लीजिएगा। फिर है 8वें में आधुनिकीकरण के परिणाम है नगरीकरण, नए वर्गों का उदय, श्रम का विभाजन, ये सभी, तो ये सभी यहां पर भी सही हो गया। अब यहां पर 9 नंबर में क्या कह रहा है? 9 नंबर में आया है कि भारतीय प्रजातंत्र की बाधा क्या है? जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदाय, ये सभी बाधाएं हैं। मैंने आपको मॉडल पेपर पढ़ाते वक्त भी बताया है, तो यहां पर भी ये सभी इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। और फिर इसमें है निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? एक रूपता, प्राथमिक संबंध, कृषि और गतिशीलता। तो यहां पर गतिशीलता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहां सही होगा। तो देखो इन्होंने 10 ऑब्जेक्टिव में से 10 कर लिए हैं सही, तो यहां ऑब्जेक्टिव तो इनके 10 के 10 सही हो गए हैं। अब देखना है हमको अतिलघु उत्तरीय कैसे उत्तर देना है, कितने पेजेस में उत्तर देना है। अतिलघु उत्तरीय आते हैं और अतिलघु उत्तरीय यहां पर कहा गया है कि भैया 11 से 20 अतिलघु उत्तरीय हैं, इनके उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है, ठीक है। तो अब इनके उत्तर 25 शब्दों में देना है और 10 अतिलघु उत्तरीय भी आएंगे। तो यहां समाज को परिभाषित कीजिए, एपिडेमिक क्या है? देखो इन्होंने समाज को परिभाषित किया है। अब 25 शब्दों का मतलब है कि इसके आधा लिखना। अब यहां पर समाज की परिभाषा देनी थी, तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार इतनी परिभाषा दे देते तो भी काम चल जाता। तो 3 अंकों का है यहां, चूंकि लिखा बहुत ज्यादा है। अब इनको बोर्ड एग्जाम में तो बैठ के लिखना नहीं था, तो जितना इनको आंसर आता था या फिर जितना हो सका उतना लिखा, देख के लिखा, कैसे लिखा ये नहीं पता। भैया देखो, मैं कॉपी पेपर, जैसे कोई बच्चा आया और हमसे रिक्वेस्ट कर रहा, सर मुझे कॉपी पेपर दे दीजिए, मैं इस विषय का पेपर लिखना चाहता हूं, तो मैं उसको दे देता हूं, वो अपने घर में बैठ के लिखता है। अब उसकी ईमानदारी वो जाने। अब घर में बैठ के लिखने का मतलब है कि उसने कहीं ना कहीं तो किताब में देख ही लिया होगा, ठीक है। अब आप मत मांगना, क्योंकि अब ये सब देना बंद कर दिए, है ना, क्योंकि आप मेरे यहाँ होते तो मैं जरूर आपको देता, लेकिन आप लोग दूर हैं, कुछ लोग हैं जो निकट में होते हैं, तो वो दे देता हूं मैं उनको। तो यहां पर 3 अंक मिले, क्योंकि लिखा तो इन्होंने सब कुछ सही है और पूरा लिखा है, और एक आध मिस्टेक का मतलब एक आध पॉइंट। एपिडेमिक क्या है? तो एक पेज में 2 आंसर आप दे दीजिएगा, 2 से 3 दे दीजिएगा, जितने आ जाएं। अब 12वां सवाल है, एपिडेमिक महामारी का एक रूप है, बिल्कुल यहां पर भी सही है, मैंने ऑलरेडी भी पढ़ रखा है और मैं फिर से पढ़ लेता हूं एक बार। 13वां सवाल है, जाति की विशेषताएं लिखिए। तो जाति की प्रमुख विशेषताएं, देखो इन्होंने हेडिंग डाला जाति की प्रमुख विशेषताएं, बहुत अच्छा है। जो प्रश्न आपका है उसे एक हेडिंग बना लीजिए। समाज शास्त्र में, सोशियोलॉजी की कॉपी लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि हेडिंग्स बहुत अच्छे से डालिएगा, बोल्ड पेन से डालिएगा, मोटे पेन से, यानी कि जो मोटा चलता हो, ब्लैक पेन से, ठीक है। ये यूपी बोर्ड है, यहां ब्लैक पेन अलाउ है, नहीं कुछ बोर्ड्स में है जो नहीं अलाउ है, बट यहां ब्लैक और ब्लू 2 ही पेनों से लिखा जाता है। फिर है जाति की विशेषताएं। देखो इन्होंने इसी प्रश्न की हेडिंग बना दी कि जाति की प्रमुख विशेषताएं, और लिख दिया, बहुत अच्छा। जन्म पर आधारित होती है, तो 3 अंक यहां पर भी फुल मिले। प्रश्नोत्तर संख्या 14, देखो राइटिंग नॉर्मल है, राइटिंग को मत घबराइए, क्योंकि राइटिंग किसी की कंप्यूटर जैसी नहीं होती है। 99% ऐसे बच्चे आपके क्लास में होंगे जिनकी राइटिंग एवरेज होगी, जिनकी राइटिंग नॉर्मल होगी, है ना। और 1-2% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग ए ग्रेड की होती है, जबरदस्त होती है। कुछ की तो ऐसी होती है जैसे कंप्यूटर भी उसको भी मात दे दे। फिर 14वां सवाल है, बस इनका तरीका यही गड़बड़ है कि ये लटका के नीचे नंबरिंग करते हैं, आपको नहीं करना है ऐसे। अगला है उदारीकरण नीति क्या है? तो उदारीकरण मैंने कहा था ना, नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना। बस पहली लाइन जैसे ही पढ़ो, समझ में सारा आ जाता है कि भाई उत्तर इसने एकदम सही लिख दिया है। 15वां सवाल है, 15वां सवाल क्या है? भूमिका संघर्ष से आप क्या समझते हैं? अब भाई भूमिका संघर्ष, देखो 25 शब्द, हाँ 2 लाइन 3 लाइन 25 शब्द हो जाता है।
2 लाइन 3 लाइन 25 शब्द हो जाता है। तो यहां पर ठीक है, भूमिका संघर्ष भी इन्होंने लिखा कि भूमिका संघर्ष की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति पर उसके कार्य या स्थिति से संबंधित असंगत मांगे रखी जाती। बहुत अच्छा। फिर है प्रश्नोत्तर संख्या 16, नगरीय समाज। अच्छा, यहां पर प्रश्न क्या पूछा है, नगरीय समाज की 3 विशेषताएं। तो यहां पर एक आपको लिखना चाहिए कि नगरीय समाज की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, या फिर हेडिंग बना दीजिए नगरीय समाज की विशेषताएं। इससे क्या होगा कि जब एग्जामिनर चेक करने बैठेगा तो उसको प्रश्न का उत्तर समझने में आसानी होगी कि आखिर किस प्रश्न का उत्तर बच्चा दे रहा है। ठीक है, और जो प्रश्न आपको पहले आते हैं वो पहले कीजिए, लेकिन हो सके तो तारतम्यता बनाए रखिए, क्रमबद्धता बनाए रखिए, सीरियल से लिखिए। अगर आप एक नजर में आप पूरा पेपर अपना देख लीजिए, अगर पूरे पेपर में से आपको लगभग सारे प्रश्न, एक आध को छोड़कर सारे प्रश्न आपको आ रहे हैं, तो आप फिर सीरियल से लिखना चालू कर दीजिए और सीरियल से लिखिए। इसमें होता यह है कि एग्जामिनर को चेक करने में बड़ी आसानी होती है, और जब एग्जामिनर खुश तो भैया रंगा राव रोया तो सब रोया, और रंगा राव खुश तो सब खुश। रंगा राव कौन, आप जानते हैं। ठीक है, रंगा राव वो एक मूवी में था, मैंने बोल दिया कि रंगा राव खुश मतलब एग्जामिनर खुश तो सब खुश, एग्जामिनर दुखी तो आप भी दुखी। क्योंकि दुखी क्यों होगा एग्जामिनर, एग्जामिनर दुखी होगा आपकी कॉपी देखकर, और जब आपकी कॉपी दुख देने वाली होगी तो वो सुख से अंक कैसे दे देगा। ठीक है, तो बात समझ में यहां पर आ गई है कि कैसे कॉपी लिखनी है। तो अब भैया 16वें में देखो इन्होंने क्या लिखा है, नगरीय समाज की 3 विशेषताएं। तो इन्होंने 1, 2 और 3 विशेषताएं इन्होंने लिख दी हैं। 1 अंक यहां, 1 अंक यहां और 1 अंक यहां, 3 अंक इस तरह मिलते हैं। फिर अगला सवाल आता है 17वां, और 17वां पूछा क्या गया है, पहले मैं ये देखता हूं। नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। तो नगरीकरण समाजशास्त्री फेयरचाइल्ड के शब्दों में नगरीकरण की परिभाषा इन्होंने दी है। बिल्कुल यहां नगरीकरण की परिभाषा हेडिंग डालनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं डाली, क्योंकि बताया ना कि अच्छा लगता है जब एक हेडिंग पड़ी होती है। यहां पर डालते हैं नगरीकरण की परिभाषा, तो यहां पर भी 3 अंक मिलेंगे क्योंकि सही है इनकी फेयरचाइल्ड के अनुसार। और अगला सवाल 18वां आता है। 18वां सवाल है प्रथाओं के 2 प्रकार लिखिए। यहां पर भी लिखना चाहिए था प्रथाओं के 2 प्रकार निम्नलिखित हैं। प्रथा मान्यताओं को सुरक्षा प्रदान करती है प्राचीन वाली, और प्रथा सदस्यों को मनमानापूर्ण व्यवहार पर नियंत्रण करती है। बिल्कुल। अगला है 19वां सवाल, उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए किन्हीं 3 संघों के नाम बताइए। तो उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए 3 संघ, यहां पर लिखते 3 संघ। नंबर 1 भारतीय उद्योग परिसंघ, फिर अगला क्या है, नंबर 2 भारतीय उद्योग वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, और वस्त्र अनुसंधान संघ। ठीक है, अब यहां पर जो नंबरिंग की है बिल्कुल इनके बराबर होना चाहिए। 2 नंबर ऐसे डालते, 3 नंबर ऐसे, ये तरीका गलत है, नीचे नहीं डालना है। कम से कम हिंदी के सामने, लाइन के सामने वो लाइन होनी चाहिए ना। बाकी राइटिंग आपकी एवरेज है, आप मत घबराइए, अंक मिल जाएंगे। लेकिन जो ये तरीके थोड़े अच्छे नहीं लगते हैं। अब इसमें भी अंक नहीं कटते हैं यार, हम जैसे एग्जामिनर नहीं काटते हैं, क्यों काटेंगे भाई। लेकिन ये है थोड़ा सा तरीका आप अच्छा करेंगे तो और अच्छा होगा, है ना। जैसे आप नए कपड़े लेके आते हैं, और नए कपड़े आप धुलने के बाद उनको इस्त्री नहीं करते, उनको प्रेस नहीं करते हैं, तो नए कपड़े नए जैसे नहीं लगते ना, पुराने हो जाते हैं। उन्हीं नए कपड़े वही हैं, आप इस्त्री करके जाएंगे तो दूसरा आपका प्रारूप होगा, और आप बिना इस्त्री के कपड़े पहनेंगे तो दूसरा प्रारूप होगा। तो ये बात है कि आप यहां ऊपर नीचे लिख सकते हैं, नीचे लिखा दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन वही है कपड़े पर इस्त्री करने वाली दशा कि यहां लिखोगे तो सामने सुंदरता बढ़ेगी, नीचे लटका दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 20 में देखिएगा, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो इन्होंने लिखा हरित क्रांति कृषि के आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। बिल्कुल सही है, यहां पर भी 3 अंक और यहां पर भी 3 अंक मिले हैं इनको। तो देखा जाए तो अभी तक तो कोई अंक कटने की संभावना है नहीं, और कोई अंक कटा नहीं है। अब आगे हम इसमें देखेंगे कि अंक कटेंगे कि नहीं कटेंगे। दिव्यांगों के संघर्ष की व्याख्या कीजिए, बताइए। ठीक है, दिव्यांगों के संघर्ष की व्याख्या। अब यहां प्रश्नोत्तर संख्या 21 है। हां, ये जरूर डालना, लेकिन ये हमेशा नए पेज से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉपी के पीछे आप देखेंगे तो यहां पर लिखा होगा कि उत्तर पुस्तिका भर जाने के बाद दूसरी उत्तर पुस्तिका की मांग की जाए। ठीक है, और इसी में जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा इसका,
तो आपको पता चलेगा कि इसी में लिखा होता है जब पहला हमेशा नए पेज से नया प्रश्न नया खंड स्टार्ट करना चाहिए। तो नया प्रश्न हमेशा ना स्टार्ट करो, छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन नया खंड अब लघुत्तरीय प्रश्नों का चालू हुआ है तो ये नए पेज से ही करना चाहिए। और जो यहां 4-5 लाइनें बचती हैं पेज में, तो यहां पीटीओ आपको लिख देना चाहिए। ठीक है, तो अब विकलांगों को दिव्यांग कहा जाता है, क्रो एंड क्रो ने स्पष्ट किया है, बिल्कुल सही है। और फिर यहां पर दिव्यांगों की संघर्ष की व्याख्या मैं पढ़ लेता हूं। ठीक है, साधारण क्रियाओं में, बहुत बढ़िया। और फिर यहाँ पर समस्याएं इन्होंने लिखी हैं। शारीरिक रूप से विकलांग बालक उन क्रियाओं को नहीं कर पाते जिन्हें सामान्य, हाँ ये सही है, संवेगात्मक समस्याएं, भाषा ही समझ में आ जाती है कि बिल्कुल सही लिखा है। और यहाँ 6 मार्क का है तो ये 6 अंक यहाँ पर भी पूरे इनको मिल गए हैं। 22वां सवाल कहता है क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव। देखो ये जो लघुत्तरीय आपको देने हैं, लघुत्तरीय प्रश्नों का जो उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, तो एक पेज बहुत है। एक पेज में देखो इन्होंने लिखा बहुत ज्यादा लिख दिया है, तो इतना ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा है। क्षेत्रवाद वाला हो गया, पहले समझाओगे आप क्षेत्रवाद क्या है। यहां पर लिखा है क्षेत्रवाद क्या है, तो यहां पर आपको हेडिंग डालनी चाहिए क्षेत्रवाद का अर्थ। ठीक है, हाँ, तो यहां हेडिंग नहीं डाली है। फिर यहां पर नियंत्रित करने के लिए सुझाव, ये हेडिंग बना दी है, अच्छा है। ठीक है, तो खैर लिखा तो सही है, मैंने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है और यहां पर आप भी देख सकते हैं। तो 6 मार्क्स यहां पर भी हम पूरे देंगे। मुझे तो लगता है इस कॉपी में इस बच्चे को मिलेंगे पूरे के पूरे अंक। सामाजिक शोध में सर्वेक्षण पद्धति को स्पष्ट कीजिए, तो प्रश्नोत्तर संख्या 23, सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान का एक ऐसा तत्व है जो कि बड़ी संख्या में व्यक्तियों के विश्वासों, मनोवृत्तियों, विचारों, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि पहली 2-4 लाइन पढ़ के ही अपने को समझ में आता है, एग्जामिनर को समझ में आता है, हम जैसे एग्जामिनर को समझ में आता है कि भैया हाँ बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अंक दे दो। 24वां सवाल है कि किसी भी एक समाज सुधारवादी आंदोलन का वर्णन कीजिए, ये भी 6 है। तो 24वां है, तो चिपको आंदोलन का यहां पर वर्णन कर दिया गया है और बिल्कुल सही यहां पर भी है। अब 50 शब्दों में है तो ये 50 शब्द हैं और आंदोलन के सिद्धांत भी तो यहां लिखे हैं, तो ये 50 नहीं 100 शब्दों में इन्होंने कर दिया है। लेकिन आप कदाचित इतना बड़ा लिखने की कोशिश ना करें कि आपका टाइम खत्म हो जाए और प्रश्न खत्म ना हो। आप कोशिश करें कि जितनी देर में पेपर आप हल करें, मतलब जितनी देर आप लिखें उतनी देर में पेपर के सारे प्रश्न हल कर चुके, यानी पूरे 3 घंटे 15 मिनट के अंदर ही आपको सारी क्रियाएं संपन्न करनी होती हैं। तो भैया 3 घंटे 15 मिनट में सारे के सारे प्रश्नों को खल्लास कर देना है, यानी कि उनके उत्तरों को दे डालना है। तो यहां पर भी देखा जाए तो 6 अंक मिल गए हैं इनको, ठीक है। 25वां सवाल है और 25वां सवाल कहता है कि विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्ति समाचार पत्र क्यों पढ़ते हैं। अच्छा, में क्या पढ़ते हैं, समाचार पत्र में क्या पढ़ते हैं। देखो हर बार आयु वर्ग का व्यक्ति होगा तो अपने हिसाब से वो समाचार पत्र पढ़ता है। जैसे बूढ़े बुजुर्ग क्या पढ़ते हैं, बूढ़े बुजुर्ग कुछ राजनीति की बातें भी पढ़ते हैं, बच्चे खेल मनोरंजन की बातें पढ़ते हैं, मतलब छोटे बच्चे और अपनी कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसमें सामान्य सा ये उत्तर है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं लिखनी है आपको। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहां पर भी नहीं है। विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्ति समाचार पत्रों में अपनी रुचि के अनुसार चीजें पढ़ लेते हैं भाई, और जो वृद्ध जन होते हैं पूरा पूरा समाचार पढ़ते हैं। युवा पाठक अक्सर अपनी विशिष्ट रुचियां जो होते हैं, जैसे युवा पाठक रोजगार वाला समाचार पढ़ते हैं, कुछ है तो शादी वाला कॉलम पढ़ते हैं, कुछ है नौकरी वाला कॉलम पढ़ते हैं, कुछ खेल मनोरंजन इत्यादि पढ़ते हैं, है ना, तो इस तरह से पढ़ लेते हैं। 26वां सवाल है कृषक समाज क्या है, और ये सब जानते हैं किसानी करने वाला व्यक्ति कृषक समाज है, यानी कि कृषक उन्हें कहा जाता है जो कि कृषि अपने निर्वाह के लिए करते हैं, कृषि ही उनके जीवन का आधार है। बहुत सही, और यहां पर इन्होंने बिल्कुल सही सटीक उत्तर दिया है। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं। देखो यहां पर भी वही गलती हुई है कि बच्चा, हमने कहा कि नए खंड को हमेशा नए पेज से स्टार्ट करना चाहिए, नए पेज से, लेकिन इन्होंने नहीं किया है। हालांकि इससे अंक नहीं कटते हैं, लेकिन मैंने वही कहा कि कपड़े नए हैं, पर नए हैं तो क्या हम उनको इस्त्री नहीं करेंगे, करना है। कपड़े भले ही पुराने हों
पर इस्त्री करने से उनमें चमक आती है। तो भले ही अंक मिल जाएं, लेकिन हमें सही लिखना है, हमें एक अच्छे तरीके से लिखना है कि नया खंड नए पेज से, नया प्रश्न भले ही नए पेज से ना स्टार्ट करो, लेकिन कम से कम नया खंड जो है वो नए पेज से स्टार्ट करो। 27 प्रश्नोत्तर संख्या है और इन्होंने 27 में क्या लिखा है, 27 में अथवा किया है। देखो 3 विस्तृत उत्तरीय करने हैं 8-8 अंकों के, तो यहां विस्तृत उत्तरीय का आपको उत्तर 150 शब्दों में देना है, ये ध्यान रखना। 150 शब्दों का मतलब है 2 से 2.5 पेज। पहला है जनसंख्या की अतिवृद्धि के दुष्परिणामों और वृद्धि दर को नियंत्रित करने के उपाय बताना है, या भारतीय जाति व्यवस्था में हो रहे वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या करनी है। तो इन्होंने अथवा कर किया है, मतलब भारतीय जाति व्यवस्था में हो रहे वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या। ठीक है, तो अब चाहे तो आप इसकी हेडिंग भी बना सकते थे कि भारतीय जाति व्यवस्था में हो रहे वर्तमान परिवर्तनों की व्याख्या, और अंडरलाइन कर देते यहां पर। ठीक है, आज समाज पूंजी की आधारशिला पर टिका हुआ है, समाज में ऊंच नीच का पैमाना धन से हो गया है, और फिर उन्होंने 1 पेज ये छाप दिया। ठीक है, बढ़िया सा लिखा है, खैर मैंने पढ़ा है अनुच्छेद 15 व 16, अच्छा अनुच्छेद का भी उल्लेख है। तो यही है कि एग्जामिनर मोटी मोटी चीजें भी देखता है। देखो सन देख लिया, अनुच्छेद देख लिया 15-16, हाँ इन्होंने किया है, यानी सही होगा तो उसमें सब सही दिखता है, गलत होगा तो गलत दिखता है। अब ये नहीं कि आपकी एक एक राइटिंग चेक होगी, एक एक शब्द चेक होगा विस्तृत उत्तरी में, लेकिन आपने अगर गलती की है तो मुझे दिख जाएगी, तुरंत दिखेगी गलती अगर की है, और नहीं की है तो गलती नहीं दिखेगी, है ना। तो ये है 150 शब्दों में, हाँ इनका 150 शब्द बिल्कुल हो गए होंगे, बिल्कुल। तो यहां पर 8 अंक यहां पूरे भी मिलेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 28। अब ये मत कहना सर सब पूरे पूरे अंक दे रहे हो, मैं काटूंगा क्यों भाई, काटने वाला होगा तभी तो काटूंगा, अंक तभी तो कटेंगे जब आपने सही से लिखा नहीं होगा। अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? अच्छा ठीक है, तो भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याएं, अंतःक्रिया का अभाव, बिल्कुल ये समस्याएं हैं। उच्च जातियों पर निर्भरता, बटाईदारी की समस्या, ऋणग्रस्तता। देखो मोटी मोटी पॉइंट में पढ़ रहा हूं ना, हेडिंग सही होंगी तो आप, बिल्कुल पक्की बात है, जब हेडिंग सही होंगी तो उत्तर तो अपने आप सही हो ही जाएगा। तो 8 अंक यहां पर भी मिले। और 29वां सवाल है, अंतिम कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर बताइए, या दहेज प्रथा क्या है। तो दहेज प्रथा वाला इन्होंने लिखा है अथवा करके, फेयर चाइल्ड के अनुसार एक परिभाषा भी दे दी है ना। तो दहेज प्रथा के कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं, पारिवारिक संघर्ष होता है, ऋणग्रस्तता, आत्महत्या और शिशु हत्या, बेमेल विवाह। अरे बहुत बढ़िया भाई, हेडिंग्स डाल दी है। निम्न जीवन स्तर, विवाह का व्यापारीकरण, बाल विवाह को प्रोत्साहन, अविवाहित लड़कियों की संख्या में वृद्धि। अरे बहुत जबरदस्त, 100 में 100 का काम हो गया यहां पर, चूंकि सारे प्रश्नों के उत्तर सही हैं। अब इन्होंने कैसे लिखा है, देख के लिखा है, क्या किया है, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया देने के लिए ये सब काफी है। अब यहां रोल नंबर अंत करते समय आपको जरूर डालना है, और रोल नंबर डालने के बाद बस समझ लो आपकी कॉपी खत्म हो गई। और प्रत्येक पृष्ठ पर रोल नंबर अपना डालने का ऑप्शन होगा, और अनुक्रमांक डाल सकते हैं प्रत्येक पेज पे। अगर वहां आप कक्ष निरीक्षक से पूछ लीजिएगा, अगर वो ऐसा कहते हैं तो जरूर डालिएगा, है ना। और पृष्ठ संख्या सब पर छपी होगी, और यहां पर परिच्छिद्रित होगा वर्ष 2025, है ना। चलो अब यहां पर इनको मिले हैं 100 में 100। क्यों मिलेंगे 100 में 100? भैया 100 में 100 इसलिए मिलेंगे क्योंकि सब सही है, सब सही है। एग्जामिनर के सामने कॉपी आई, जैसी है वैसा उत्तर दे दिया गया, तो बिल्कुल 100 में 100 सही है। यहां पर 100 में 100 बिल्कुल सही हो गए हैं। तो आप भी इस कॉपी से थोड़ा बहुत सीखे होंगे, और जो मैंने तरीके बताए हैं उन तरीकों पर आप ध्यान दीजिएगा अवश्य। और थोड़े से इंस्ट्रक्शंस जो है मैं और पढ़ देता हूं। शुरुआत की हाशिया की चौड़ाई एक स्केल करनी है, डबल लाइन के बीच स्पेस कम से कम करें, बाएं पेज पर मार्जिन नहीं होगा, दाहिने पेज पर, मतलब बाएं पेज पे मार्जिन होगा, दाहिने पेज पे नहीं होगा। मार्जिन यानी कि ये जो लाइन है इसे मार्जिन कहते हैं, ठीक है। ऐसे तो ऐसे हम कॉपी कैसे लिखना है इंस्ट्रक्शंस के साथ बता दिए हैं। एक स्केल ऐसे रख के मैंने एक थंबनेल लगा होगा, वो वीडियो जाके आप देख लीजिएगा तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस कॉपी में
बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको लिखना है ये सारी कॉपी। ठीक है, समाजशास्त्र की कॉपी कैसी लिखना है, कैसे हेडिंग्स डालना है, क्या करना है, जो पहले उत्तर आते हैं वो पहले लिखना है, ये सारी बातें हमने क्लियर कर दी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा दीजिए। हिंदी की कॉपी ऑलरेडी मैंने चेक करके डाल रखी हैं कई, तो आप उन्हें भी देखिए और समझिए और सीखिए।